हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसफुली नीट बायोलॉजी। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रिया, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो स्टूडेंट, दिस इज द लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज का हमारा टॉपिक है इस लेक्चर में बर्थ कंट्रोल मेथड्स। आज हम बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मुझे सपोर्ट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है बर्थ कंट्रोल मेथड्स पार्ट 2। क्योंकि हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में भी बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में पढ़ा था, कुछ बातें की थी, तो आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो थोड़ा सा हमने जो लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ताकि हम आगे अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। ओके, तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था बर्थ कंट्रोल मेथड दो टाइप्स के होते हैं। उसमें आता है आपका एक नेचुरल मेथड, एक आ जाता है आपका आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड वो होते हैं जिसमें हम कोई भी डिवाइसेस या पिल्स का यूज़ नहीं करते हैं, और इसमें आपके 3 मेथड्स हमने पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, एक हमने पढ़ा था दूसरा हमने पढ़ा था लैक्टेशनल एमेनोरिया, तीसरा हमने पढ़ा था कोइटस इंटरप्टस। ओके, तो ये हमारा नेचुरल मेथड था। अब आ जाते हैं हम आर्टिफिशियल मेथड की तरफ। आर्टिफिशियल मेथड्स वो होते हैं जिसमें हम कोई भी डिवाइसेस या पिल्स का यूज़ करते हैं, और आर्टिफिशियल मेथड्स को हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल मेथड में हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में 2 मेथड्स कवर किए थे। एक था हमारा स्पर्मिसाइडल्स हमने कवर किया था, एक हमने बैरियर मेथड कवर किया था। आज हम उसके आगे आर्टिफिशियल मेथड को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो थर्ड मेथड है, आर्टिफिशियल मेथड है, वो है आईयूडी या आईयूसीडी। आईयूडी का फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ओके, तो आईयूडी या आईयूसीडी इसको हम कहते हैं इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये एक डिवाइस होती है जो प्लास्टिक की या मेटल की बनी होती है, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी होती है। तो ये डिवाइस है जो कि प्लास्टिक की बनी होगी या मेटल की बनी होगी, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी होगी। क्लियर? चलिए, और ये जो डिवाइस है आईयूडी, इसको हम प्लेस करते हैं, कहाँ पर प्लेस करते हैं? यूट्रस में ही, मतलब यानी ये जो यूट्राइन कैविटी होती है वहाँ पर हम इस डिवाइस को प्लेस करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, आईयूडी यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। यूट्रस के अंदर इस डिवाइस को हम प्लेस करते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं हम इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ओके, तो डिवाइस इज प्लेस्ड इंसर्टेड इन यूट्रस, यानी यूट्राइन कैविटी में हम प्लेस करते हैं इसको, बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसको कौन लगाता है, मतलब इसको कौन, किसकी हेल्प से हम लगाते हैं? एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की हेल्प से। उसमें नर्स हो सकती हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, मतलब एक्सपर्ट नर्स होंगी या एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं। तो वो इस डिवाइस को जो यूट्राइन कैविटी है उसमें प्लेस करते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं ये है यूट्रस आपका, ये है यूट्रस, और ये जो अंदर कैविटी दिख रही है दैट इज यूट्राइन कैविटी, दैट इज यूट्राइन कैविटी। ओके, तो इसी कैविटी में क्या करते हैं, हम इस आईयूडी को प्लेस करते हैं, लगाते हैं। ओके, इंसर्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो आईयूडीज होती हैं ये मार्केट्स में अवेलेबल होती हैं बहुत सारे शेप्स में। जैसे टीज की शेप होगी, यानी टी शेप की होगी, स्पाइरल शेप की होगी, ठीक है, ऐसे स्पाइरल शेप की होगी, ऐसे लूप की फॉर्म में होगी। ठीक है, तो इन शेप्स में आती है, टीज की शेप में, स्पाइरल शेप में, लूप शेप में। ठीक है, चलिए तो अब आगे बात करते हैं। आईयूडी या आईयूसीडी जो भी है वो 3 टाइप की होती है आपकी, इनर्ट आईयूडी, कॉपर टी एंड हार्मोनल आईयूडी। मतलब इनर्ट आईयूडी के बारे में हम पढ़ेंगे, कॉपर टी के बारे में पढ़ेंगे, और हार्मोनल आईयूडी के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए तो एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनर्ट आईयूडी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनर्ट आईयूडी से स्टार्ट करते हैं। इनर्ट आईयूडी का एग्जाम्पल है लिपेस लूप, का एग्जाम्पल है क्या? लिपेस लूप। और ये जो इनर्ट आईयूडी होती है वो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी होती है। नॉन मेडिकेटेड का मतलब कि ये कुछ भी रिलीज नहीं करती है। ठीक है, ये कुछ भी, यानी कोई हार्मोन्स, कोई आयंस, कुछ भी नहीं ये रिलीज करती, तो ये नॉन मेडिकेटेड होती है। इस आईयूडी में कोई भी केमिकल या हार्मोन्स नहीं होते हैं। ये प्लास्टिक की बनी होती है। ठीक है, जैसे ये लिपेस लूप है, ये प्लास्टिक की बनी होती है, ये कुछ भी रिलीज नहीं करती है। चलिए तो इसका देखते हैं ये करती क्या है, काम कैसे करती है। तो जब हम आईयूडी को क्या करते हैं, यूट्राइन कैविटी यानी यूट्रस में जब हम प्लेस करते हैं तो क्या होता है कि एक फॉरेन बॉडी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है फीमेल की बॉडी में। फॉरेन बॉडी रिएक्शन से मतलब है कि जो यूट्रस है उसमें जो ये आईयूडी लगाई गई है,
ये यूट्रस क्या करता है, इस आईयूडी को फॉरेन बॉडी समझने लगता है, यानी एंटीजन समझने लगता है, और यूट्रस में माइल्ड इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हल्की सी सूजन हो जाती है, ठीक है, माइल्ड इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस, WBCs क्या करते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और ये मैक्रोफेजेस, WBCs का नंबर बढ़ने लगता है, तो ये क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज करना शुरू करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो यूट्रस है वो अनसूटेबल हो जाती है प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। तो लिपेस लूप क्रिएट्स हिस्टोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस इन यूट्राइन एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो जो लिपेस लूप है वो क्या करती है, हिस्टोलॉजिकल, हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू के लेवल पे जो एंडोमेट्रियम है उसमें क्या करती है, टिश्यूज में उसके चेंजेस कर देती है, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं। बायोकेमिकल मतलब ये जो मैक्रोफेजेस हैं, WBCs है, क्या करते हैं, जैसे कि कुछ केमिकल्स रिलीज करना शुरू करते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, ठीक है। यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए जो यूट्रस होता है वो स्टेबल होना चाहिए, शांत होना चाहिए, इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज कराते हैं, और कुछ ऐसे एंजाइम्स केमिकल्स को रिलीज कराते हैं। और क्या होता है, हिस्टोलॉजिकल चेंजेस होते हैं इस लिपेस लूप की वजह से यूट्रस के एंडोमेट्रियम में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कुल मिलाकर के ये प्रेगनेंसी के लिए अनसूटेबल हो जाता है। तो एंडोमेट्रियम जो होती है बिकम्स गैमेटोटॉक्सिक एंड कॉज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। जो एंडोमेट्रियम होती है वो गैमेटोटॉक्सिक हो जाती है, क्योंकि जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो क्या करने लगते हैं, स्पर्म को पकड़ पकड़ के खाने लगते हैं, यानी उसको किल करने लगते हैं, उसकी फैगोसाइटोसिस करने लगते हैं, मैक्रोफेज का नंबर बढ़ जाता है, इम्यून सेल्स हैं ये, ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाती हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है जो इनर्ट आईओडी का, ठीक है, ऐसे ये काम करती है। तो समझ में आ गया आपको। इनर्ट आईओडी में एग्जांपल है जैसे लिपेस लूप का, नॉन मेडिकेटेड आईओडी है ये, इस आईओडी में कोई भी केमिकल्स या हार्मोन्स नहीं होते हैं, ठीक है, ये कोई भी केमिकल्स या हार्मोन्स को रिलीज नहीं करती है, ये आईओडी नहीं रिलीज करती है। इसकी वजह से जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है उसकी वजह से जो केमिकल्स और एंजाइम्स वगैरह जो रिलीज हो रहे हैं वो रिलीज होंगे, बट ये आईओडी नहीं रिलीज करती है, ओके। तो समझ में आ गया होगा, लिपेस लूप क्रिएट हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू के लेवल पे एंडोमेट्रियम में चेंज आता है, और बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं इन यूट्राइन एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम गैमेटोटॉक्सिक हो जाती है। गैमेटोटॉक्सिक यानी गैमीट के लिए टॉक्सिक, गैमीट कौन, स्पर्म के लिए टॉक्सिक हो जाती है, और फैगोसाइटोसिस करने लगती है इस जो मेल गैमीट है स्पर्म का, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब ये देखिए, ये लिपेस लूप का ये फोटो है, ठीक है, इसका फोटो है ये, लिपेस लूप ऐसा होता है, ठीक है, इस टाइप का लिपेस लूप होता है, और ये प्लास्टिक का बना होता है, नीचे थ्रेड दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और ये देखो इस तरीके से ये यूट्रस में यानी यूट्राइन कैविटी में इस तरीके से ये इसको प्लेस किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, इंसर्टेड है ये, और ये नीचे की तरफ, ये वजाइना की तरफ ये थ्रेड आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका लिपे लूप, ओके। चलिए, अब नेक्स्ट आईयूडी पे चलते हैं। आईयूडी के बारे में बात करते हैं, दैट इज कॉपर टी। कॉपर टी यानी नाम से समझ में आ रहा है कि ये टी की शेप का होगा, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे CU7, CUT200, मल्टीलोड 375, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और अलग अलग नाम से आते हैं जैसे CU7, CUT200, मल्टीलोड 375, और इन सब में क्या होता है, अलग अलग अमाउंट में कॉपर लोड होता है, ठीक है। तो ये कैसा है, टी की शेप का है, यहाँ पर आपको इमेज में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये टी की शेप का है, और इसमें कॉपर ये जो है इसमें लोडेड है, ओके। और इस नेक्स्ट इमेज में आपको देखने को मिल रहा है कि यूट्राइन कैविटी में इस तरीके से इसको प्लेस किया जाता है, ओके, कॉपर टी को। अभी हमने लिपेस लूप को भी देखा, तो आईयूडीज यही यूट्राइन कैविटी में इसी तरीके से क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर टी के बारे में। ये कॉपर टी करते क्या है, ये कॉपर आयंस को रिलीज करते हैं, क्योंकि इसमें कॉपर लोडेड होता है, और ये क्या करते हैं, कॉपर आयंस को रिलीज करते हैं। कितना कॉपर आयन पर डे रिलीज होता है, 50 माइक्रोग्राम कॉपर जो होता है पर डे रिलीज करते हैं। जब ये कॉपर आयंस रिलीज होते हैं यूट्रस में, जिसकी वजह से क्या होता है, जो साइटोकाइंस का सिक्रेशन है वो इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। जो कॉपर आयंस है वो किसका सिक्रेशन इंड्यूस करते हैं, साइटोकाइंस का सिक्रेशन इंड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो साइटोकाइंस होते हैं वो कैसे होते हैं,
वो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है वो और मोटिलिटी है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म जो है अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आता भी है तो वो ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाता। ठीक है, तो समझ में आया आपको। जो कॉपर टी है वो क्या करता है, वो कॉपर आयंस को रिलीज करता है यूट्रस में। कितना कॉपर आयन पर डे रिलीज होता है, 50 माइक्रोग्राम कॉपर पर डे ये कॉपर टी रिलीज करते हैं फीमेल की यूट्रस में। ठीक है, और इस कॉपर आयन के रिलीज होने की वजह से क्या होता है, साइटोकाइंस का जो सिक्रेशन है वो इंड्यूस हो जाता है। साइटोकाइंस ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है, मोटिलिटी है, वो क्या होती है, वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है, मोटिलिटी है, उसको सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्म होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आते भी हैं तो वो ओवम को क्या करते हैं, फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी इस वजह से। चलिए, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने 2 बार बता दिया है, नहीं समझ में आया होगा तो पीछे वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं। ओके, चलिए अब थर्ड आईओडी पे चलते हैं, पढ़ते हैं हार्मोनल आईओडी के बारे में। ओके, हार्मोनल आईओडी यानी नाम से समझ में आ रहा है इसमें हार्मोन्स हों। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स जैसे LNG-20, प्रोजेस्टासाइड। यहाँ पर ये देखिए इमेज में आपको ये दिखा रखा है हार्मोनल आईओडी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये भी टी की शेप का आपको दिख रहा है, और ये इसमें क्या होता है, सिंथेटिक जो हार्मोन्स होते हैं यानी सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन्स वगैरह इसमें क्या होते हैं, लोड होते हैं। तो आप आगे चलते हैं, आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो हार्मोनल आईओडी क्या होती है, एक डिवाइस होती है। ठीक है, ये डिवाइस है जिसमें क्या होता है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है, या सिंथेटिक प्रोजेस्टोजेन भी हम इसको बोलते हैं, या हम इसको प्रोजेस्टिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है इसमें, या सिंथेटिक प्रोजेस्टोजेन भी बोलते हैं, या हम इसको प्रोजेस्टिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस हार्मोनल आईओडी में क्या होगा, सिंथेटिक हार्मोन होगा। सिंथेटिक हार्मोन कौन सा होगा, सिंथेटिक प्रोजेस्टोजेन होगा, या प्रोजेस्टिन भी बोलते हैं, या सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है। ठीक है, चलिए, दिस डिवाइस विल सिक्रेट सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन इन वुमेन्स ब्लड। ठीक है, जब हम इसको क्या करते हैं, यूट्रस में प्लेस कर देते हैं, तो ये जो हार्मोनल आईओडी है ये क्या करती है, ये जो हार्मोन्स है यानी सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन जो इसमें लोड हुआ है, ये क्या करती है, ये प्रोजेस्टेरॉन वुमेन्स के ब्लड में क्या होता है, सिक्रेट होता रहता है, और इससे क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। इससे क्या होता है, जो सिंथेटिक हार्मोन यानी जो प्रोजेस्टेरॉन है इसमें लोड, उसका जो लेवल है वो ब्लड में क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बॉडी में इंक्रीज होता है उसकी वजह से क्या होता है कि जो GnRH, FSH और LH का लेवल है वो कम हो जाता है। जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ना, जब उसका लेवल जैसे फीमेल की बॉडी में बढ़ गया, ठीक है, तो ये क्या करता है, निगेटिव फीडबैक भेजता है किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। और ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस के पास से क्या निकलता है, GnRH निकलता है। ठीक है, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। जब ये निगेटिव फीडबैक जाता है प्रोजेस्टेरॉन का हाइपोथैलेमस के पास, तो क्या होता है कि GnRH कम निकलता है। और ये GnRH किस पे एक्ट करता है, आपके जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उस पे एक्ट करता है। ठीक है, इस GnRH की वजह से क्या होता है कि गोनेडोट्रोफिन्स रिलीज होते हैं यानी FSH और LH रिलीज होते हैं। जब GnRH कम निकलेगा तो FSH भी कम निकलेगा और LH भी कम होगा, यानी जो गोनेडोट्रोफिन्स है वो भी कम निकलेंगे। ठीक है, तो समझ में आया आपको, जो प्रोजेस्टेरॉन जब ब्लड में बढ़ जाएगा उसकी वजह से क्या होगा कि निगेटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस के पास और GnRH का सिक्रेशन कम हो जाएगा, यानी GnRH जो है वो कम अमाउंट में निकलेगा। जब GnRH कम अमाउंट में निकलेगा उसकी वजह से FSH भी कम अमाउंट में निकलेगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, और LH भी कम अमाउंट में निकलेगा एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये FSH और LH क्या होते हैं, गोनेडोट्रोफिन्स होते हैं। ठीक है, चलिए, तो समझ में आया आपको, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा तो GnRH, FSH और LH का लेवल बॉडी में कम हो जाता है। तो इसके इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जब GnRH, LH और FSH का लेवल कम हो जाएगा फीमेल बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन के लेवल के बढ़ने की वजह से, तो इसके इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, जिसकी वजह से फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, जो ओवरी में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है वो स्टॉप हो जाएगा क्योंकि FSH का लेवल कम हो गया है। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो FSH है वो क्या कराता है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराता है ओवरी में। ठीक है, तो फॉलिकल्स डेवलप नहीं होंगे, कोई टर्शरी फॉलिकल नहीं बनेगा, कोई ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनेगा। ठीक है, अब जो फॉलिकल्स होते हैं जब वो डेवलप करते हैं
तो वो क्या करते हैं, वो ईस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, ठीक है। जो फॉलिकल्स होते हैं वो सोर्स होता है किसका, ईस्ट्रोजन का, ईस्ट्रोजन हार्मोन का। और ये ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनिंग कराता है, ठीक है। हर महीने क्या करता है, ये जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनिंग कराता है, यानी उसको तैयार करता है प्रेगनेंसी के, ठीक है? तो वो भी नहीं होगा, जो एंडोमेट्रियम है वो भी क्या होगी, थिक नहीं हो पाएगी, पतली रहेगी, ठीक है। ये वाली बात हो गई। सेकंड क्या होगा, ओवल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि एलएच का लेवल कम है, एलएच का लेवल कम है, इसलिए ओवल्यूशन नहीं, क्योंकि एलएच सर्च जब होता है, एलएच अपने पीक पर होता है, तभी क्या होता है, ओवल्यूशन होता है। तो एलएच भी कम है तो ओवल्यूशन भी नहीं होगा। तो मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर प्रेगनेंसी, यूट्रस को अनसूटेबल बना देगा, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम है वो थिक नहीं हुई है, और कई सारे चेंजेस हो जाएंगे यूट्रस में, जिसकी वजह से जो यूट्रस है वो अनसूटेबल हो जाएगा प्रेगनेंसी के, ठीक है। यानी इम्प्लांटेशन उसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब एंडोमेट्रियम थिक ही नहीं हुई है तो वो एम्ब्रियो उसमें इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए, और फोर्थ क्या है, सर्वाइकल म्यूकस थिक प्लग लाइक इन स्पर्म कैन नॉट असेंड एंड रीच ओवम। जो सर्वाइकल म्यूकस है, जो सर्विक्स में म्यूकस होता है, जब प्रोजेस्ट्रॉन ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोजेस्ट्रॉन है वो सर्विक्स का म्यूकस जो है वो थिक कर देता है, ठीक है। इसकी वजह से सर्वाइकल म्यूकस जो है वो थिक हो जाता है, प्लग लाइक, यानी काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। और जो स्पर्म्स आते भी हैं तो इस सर्वाइकल म्यूकस में क्या करते हैं, फंस जाते हैं, और ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। जब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म ऊपर ही नहीं जा पाएंगे तो ओवम के पास पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी कैसे हो पाएगी, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये इसके इफेक्ट्स हैं, आप इसको ध्यान रखना कि जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा तो जीएनआरएच, एफएसएच और एलएच क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, उसकी वजह से हमें ये सारे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हार्मोनल आईओडी इस तरीके से काम करती है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ मेथड है बर्थ कंट्रोल पिल्स। बर्थ कंट्रोल पिल्स के बारे में पढ़ते हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है आपकी स्टेरॉयडल पिल्स और दूसरी होती है नॉन स्टेरॉयडल पिल्स। बर्थ कंट्रोल पिल्स दो टाइप की होती है, एक होती है स्टेरॉयडल पिल, एक होती है नॉन स्टेरॉयडल पिल। स्टेरॉयडल पिल जैसे कि मालाडी इसका एग्जाम्पल है, और नॉन स्टेरॉयडल पिल जो जैसे कि सहेली। स्टेरॉयडल पिल्स नाम से समझ में आ रहा है, इसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, यानी क्या होंगे, इसमें हॉर्मोन्स होंगे, ठीक है। और नॉन स्टेरॉयडल पिल जिसमें हॉर्मोन्स नहीं होंगे, ठीक है। नॉन स्टेरॉयडल पिल का एग्जाम्पल है सहेली, और स्टेरॉयडल पिल का जो एग्जाम्पल है वो है मालाडी, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, आपको याद रखने हैं। चलिए इसकी बात करते हैं। अब स्टेरॉयडल पिल्स के बारे में पढ़ते हैं। जो स्टेरॉयडल पिल्स होती हैं उसमें क्या होता है कि जो सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, उसका कॉम्बिनेशन होता है। स्टेरॉयडल पिल्स में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन एंड सिंथेटिक ईस्ट्रोजन। जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन और सिंथेटिक ईस्ट्रोजन होते हैं उसका कॉम्बिनेशन से ये पिल्स बनी होती हैं। और इसके डोज की बात करें तो टैबलेट जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे से स्टार्ट करनी होती है और 25th डे तक लेनी होती है, यानी ये टोटल 21 डेज का कोर्स होता है। 21 दिन तक ये पिल्स रेगुलर रोज लेनी होती हैं। कब से लेनी होती है, 5वें दिन से, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन से स्टार्ट करनी होती है और 25th डे तक ये चलती है, ठीक है। तो ये इसके डोज की बात हो गई। अब इसका इफेक्ट देखते हैं कि इसका इफेक्ट कैसे, मतलब ये कैसे काम करती है। इफेक्ट आफ्टर टेकिंग स्टेरॉयडल पिल, तो वही कॉन्सेप्ट है, इस पिल को लेने की वजह से क्या होगा, जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो ब्लड में बढ़ जाएगा और मॉडरेट लेवल होगा ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का जो लेवल होगा वो मॉडरेट होगा और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जीएनआरएच, एफएसएच और एलएच का लेवल जो है फीमेल बॉडी में कम हो जाएगा। जब जीएनआरएच, एफएसएच और एलएच का लेवल कम होता है तो क्या होता है, इसकी वजह से एफएसएच कम हो गया है, जिसकी वजह से फॉलिकल्स जो हैं वो ओवरी में डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। कोई भी आगे टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, इनका फॉर्मेशन नहीं होगा। और ये फॉलिकल्स क्या करते हैं, ईस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। जब फॉलिकल्स डेवलप होते हैं इसकी वजह से क्या होता है, ईस्ट्रोजन ये फॉलिकल्स रिलीज करते हैं। जब ईस्ट्रोजन नहीं रिलीज होगा तो एंडोमेट्रियम थिक नहीं हो पाएगी, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग नहीं होगी, ठीक है। अभी पीछे ही मैंने बताया इस चीज़ को, ठीक है। एंडोमेट्रियम थिकनिंग नहीं होगी, एफएसएच की वजह से क्या होगा, और जो फॉलिकल्स उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। और एलएच भी कम है, इसकी वजह से क्या होगा, ओवल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। एलएच सर्ज होता है, इसकी वजह से ओवल्यूशन होता है, तो एलएच भी कम है तो ओवल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है।
और क्या होगा, सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाएगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल ब्लड में क्या होता है, जब बढ़ता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो सर्विक्स का म्यूकस है फीमेल में की जो सर्विक्स होती है, उसका जो म्यूकस है वो थिक हो जाता है, ठीक है, गाढ़ा प्लग लाइक हो जाता है। इसकी वजह से स्पर्म जो है उसमें फंस जाते हैं और आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं जा पाते हैं, ठीक है। सो स्पर्म कैन नॉट असेंड, ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये इसके इफेक्ट्स होते हैं स्टेरॉयडल पिल्स के लेने के बाद, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको स्टेरॉयडल पिल्स का कॉन्सेप्ट। स्टेरॉयडल पिल्स में क्या होती है, कॉम्बिनेशन होता है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन का और सिंथेटिक एस्ट्रोजन का। इसके डोज की बात करें तो 5वें दिन से स्टार्ट करना होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, और 25th डे तक इसको लेना होता है, यानी टोटल ये 21 दिन का कोर्स होता है। इस पिल को लेने के बाद क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है और एस्ट्रोजन का लेवल मॉडरेट रहता है ब्लड में। इसकी वजह से GnRH, FSH और LH का लेवल कम हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है फीमेल बॉडी में। अब इसकी वजह से ओवल्यूशन नहीं होगा, फॉलिकल्स में डेवलपमेंट नहीं होगा, एंडोमेट्रियल थिकनिंग नहीं होगी, ठीक है, सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाएगा, तो इसको हम आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में नहीं जाएंगे। ये सारा मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नॉन स्टेरॉयडल पिल्स की बात करते हैं। नॉन स्टेरॉयडल पिल्स का हमने अभी एग्जाम्पल देखा, वो क्या था, सहेली, ठीक है। सहेली ये जो पिल है ये नॉन स्टेरॉयडल पिल होती है। और हमने स्टेरॉयडल पिल का जो एग्जाम्पल देखा वो क्या था, वो था माला डी, ठीक है। जो नॉन स्टेरॉयडल पिल है वो कहाँ बनी थी, मेड बाय CDRI। CDRI यानी ये अपने इंडिया में ही बनाई गई थी। इस कहाँ पर बनी थी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इनको बनाया था। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है, लखनऊ में है, ठीक है। यहाँ पर इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, इसको हम लखनऊ कर देते हैं, गलती से लिख गया। ये कहाँ पर है, CDRI ये आपका प्रेजेंट है लखनऊ में। लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर ये जो सहेली है नॉन स्टेरॉयडल पिल वो बनाई गई थी। सहेली में होता क्या है, सेंटोक्रोमेन होता है। सेंटोक्रोमेन एक टाइप का केमिकल होता है जो क्या करता है कि यूट्रस में मॉडिफिकेशन कर देता है, ठीक है। यूट्रस को ऐसा मॉडिफाई कर देता है कि जो यूट्रस है उसमें जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट ही नहीं हो पाता, यानी यूट्रस से जो एम्ब्रियो है वो चिपक ही नहीं पाता है, यानी उसका इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये सेंटोक्रोमेन यूट्रस को इस तरीके से मॉडिफाई करता है कि जो एम्ब्रियो है वो जो है एंडोमेट्रियम जो है उससे चिपक ही नहीं पाता है, यानी जो एम्ब्रियो है उसका इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से ये काम करता है। इसके डोज की बात करें तो ये 1 a वीक पिल है, हफ्ते में एक बार इसको लेना पड़ता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको, क्लियर हो गया होगा। बर्थ कंट्रोल मेथड्स में हमने जो 4th चीज़ें पढ़ी वो है बर्थ कंट्रोल पिल्स के बारे में हमने पढ़ा, स्टेरॉयडल पिल, नॉन स्टेरॉयडल पिल। स्टेरॉयडल पिल कैसे अपना इफेक्ट दिखाती है, क्या होता है इसमें, स्टेरॉयडल पिल्स में क्या होता है कि जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन और सिंथेटिक एस्ट्रोजन है उसका कॉम्बिनेशन होता है, इसका एग्जाम्पल है माला डी। और जो नॉन स्टेरॉयडल पिल है वो जैसे इसका एग्जाम्पल है सहेली, ये सहेली कहाँ पर बनी थी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाई थी जो लखनऊ में है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सेंटोक्रोमेन होता है। सेंटोक्रोमेन क्या करता है कि यूट्रस में मॉडिफिकेशन कर देता है, यूट्रस को उस तरीके से मॉडिफाई करता है कि क्या होता है, जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस से चिपक नहीं पाता है, यानी एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, सो प्रेगनेंसी हो नहीं पाती है, ठीक है। और स्टेरॉयडल पिल्स कैसे अपना इफेक्ट दिखाती है वो भी हमने देखा कि जो ब्लड में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है और एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो मॉडरेट हो जाता है। की वजह से जो फीमेल बॉडी है उसमें GnRH, FSH और LH का लेवल कम हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, ओवल्यूशन नहीं होता, फॉलिकल्स में डेवलपमेंट नहीं होता, एंडोमेट्रियल में थिकनिंग नहीं होगी, सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाएगा प्लग लाइक, ठीक है, जिससे स्पर्म आगे असेंड नहीं कर पाते फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ये सारी बातें हमने कर ली। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे नेक्स्ट पे बात करते हैं, 5th है हमारा इम्प्लांट। इम्प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। इम्प्लांट क्या होता है, इम्प्लांट इज द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्ट्रासेप्टिव विथ वेरी लो फेल्यूर रेट। जो है इम्प्लांट क्या है, बहुत सक्सेसफुल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है, बहुत सक्सेसफुल होता है और इसका फेल्यूर रेट बहुत कम होता है, ठीक है, इसके फेल होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे नॉर प्लांट, नॉर प्लांट इसका एग्जाम्पल है। और ये 3 साल के लिए फंक्शनल होता है, एक बार अगर इसको इम्प्लांट करा लिया जाए तो 3 साल तक ये काम करता है, 3 साल तक ये फंक्शनल होता है, ठीक है। इम्प्लांट के बारे में बात करते हैं तो इम्प्लांट में होता क्या है कि ऐसी 6 सिलिकॉन ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, 6 सिलिकॉन ट्यूब्स होती हैं, इसमें सिंथेटिक हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, भरा होता है, ठीक है, इसमें सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन्स होते हैं। और इन जो ट्यूब्स होती हैं सिलिकॉन ट्यूब्स, ये जैसे माचिस की तीलियाँ होती हैं ना उसके साइज की होती हैं, उसी तरीके से ये ऐसे 6 ट्यूब्स होती हैं। इसको क्या करते हैं हम, जो हमारी बाजू होती है ना
जो हमारी बाजू होती है, फोर आर्म, उसके क्या करते हैं, उसकी स्किन के नीचे क्या करते हैं, इसको इम्प्लांट किया जाता है। दीज आर प्लेस्ड सबडर्मली, स्किन के नीचे, अंडर द स्किन ऑफ फोर आर्म। ठीक, फोर आर्म जो हमारी बाजू होती है यहाँ पर, उसकी स्किन के नीचे क्या करते हैं, हम इसको प्लेस करते हैं, इसको अंदर इम्प्लांट करवा लेते हैं। ठीक है, और क्या होता है, ये 3 साइकिल ही फंक्शनल होता है। तो इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से ये देखो ऐसी 6 सिलिकॉन ट्यूब्स होती हैं, ऐसे माचिस की तीलियों जैसी। इसमें क्या होता है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है, और इस तरीके से इसको प्लेस किया जाता है। देखो इस तरीके से इसको लगाया जाता है, ऐसे बाजुओं के नीचे। ठीक है, स्किन के नीचे यहाँ पर लगाया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, चलिए, इसकी वजह से क्या होगा, दिस सिलिकॉन ट्यूब्स विल कॉन्टिन्यूसली सिक्रेट सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रोजन इन वुमेन्स बॉडी। ठीक है, तो क्या करता है, इसमें सिंथेटिक हार्मोन होता है, यानी सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होगा, तो ये क्या करेगा, इम्प्लांट, ये कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा, जो वुमेन्स का ब्लड होगा, मतलब फीमेल में लगाया जाएगा, तो ऑब्वियसली वुमेन की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो वुमेन का ब्लड होगा उसमें ये जो प्रोजेस्टेरोन है वो सिक्रेट होता रहेगा। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन जो है कंटिन्यूसली ये इम्प्लांट सिक्रेट करता रहेगा, जिससे क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल फीमेल बॉडी में बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, जो GnRH, FSH और LH का लेवल क्या होता है, ड्रॉप कर जाता है, गिर जाता है, लेवल कम हो जाता है। ठीक है, अभी हमने आपको इसका कॉन्सेप्ट पीछे भी बताया। ठीक है, कि GnRH, FSH और LH का लेवल क्यों कम हो जाता है, कि जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल ब्लड में बढ़ता है तो इसकी वजह से क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरोन निगेटिव फीडबैक भेजता है हाइपोथैलेमस के पास। ठीक है, हाइपोथैलेमस के पास जब नेगेटिव फीडबैक जाता है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, कम GnRH सिक्रेट करता है। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस होता है वहीं से क्या निकलता है, GnRH निकलता है, यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल ब्लड में बढ़ता है, इसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस के पास, और हाइपोथैलेमस GnRH कम निकलता है वहाँ से। ठीक है, इसकी वजह से, और जब GnRH कम निकलता है, इसकी वजह से FSH भी कम निकलता है और LH भी कम निकलता है। ये FSH और LH कहाँ से निकलते हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। जब ये GnRH एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, तो वहाँ से निकलते हैं FSH और LH। जब GnRH ही कम है, यानी गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कम है, तो ये जो गोनाडोट्रोफिन्स है, यानी जो FSH और LH क्या होते हैं, गोनाडोट्रोफिन्स होते हैं, तो FSH और LH भी क्या होते हैं, इसकी वजह से कम निकलते हैं। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब ये GnRH, FSH, LH जो कम है, इसकी वजह से होता क्या है, वही कि ओवल्यूशन नहीं होगा, फॉलिकल्स डेवलप नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स FSH का लेवल कम है, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो कम है। जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कराता है, कि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराता है ओवरी में। ठीक है, तो FSH कम है तो फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, यानी टर्शरी फॉलिकल नहीं बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनेगा। इसकी वजह से जब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो जो ईस्ट्रोजन है, ठीक है, जो फॉलिकल्स होते हैं वो ईस्ट्रोजन का सोर्स होते हैं। ठीक है, ईस्ट्रोजन सिक्रेट करते हैं, फॉलिकल्स डेवलपिंग फॉलिकल्स जो होते हैं वो एस्ट्रोजन सिक्रेट करते हैं, तो एस्ट्रोजन नहीं निकलेगा, और ये एस्ट्रोजन का क्या कराते हैं, जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनिंग कराते हैं। ठीक है, हर महीने क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम को तैयार करते हैं, यानी उसकी थिकनिंग कराते हैं, उसके मतलब उसको थिक कराते हैं, ताकि जो इम्प्लांटेशन अच्छे से हो सके। ठीक है, तो क्या होगा, फॉलिकल्स डेवलप नहीं करेंगे, ओवल्यूशन होगा नहीं, क्योंकि LH भी कम है। LH जब सर्ज होता है, LH सर्ज आता है तभी ओवल्यूशन होता है, वो भी नहीं होगा। सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको बताया कि जो प्रोजेस्टेरोन होता है, जब उसका लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, इसकी वजह से सर्विक्स का जो म्यूकस होता है फीमेल में, वो थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, प्लग जैसा, प्लग लाइक हो जाता है, तो स्पर्म्स उसमें क्या करते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो नो स्पर्म आगे असेंड नहीं कर पाएंगे। और क्या करता है, यूट्रस को अनसूटेबल बनाता है फॉर इम्प्लांटेशन के लिए। ऑफ कोर्स यूट्रस अनसूटेबल होगा इम्प्लांटेशन के, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनिंग नहीं हुई है, जो एंडोमेट्रियम है वो पतली है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, और भी ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से यूट्रस अनसूटेबल होता है और उसमें इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है इस इम्प्लांट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 6 पे, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव की, जिसको हम कहते हैं डीपो-प्रोवेरा के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव में डीपो-प्रोवेरा, ठीक है, इंजेक्टेबल यानी इंजेक्शन होती है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन, इसमें मतलब ये जो हार्मोनल इंजेक्शन होती है,
उसमें क्या होता है, सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रोजन यानी सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन्स होते हैं, उसको हम ब्लड में इंजेक्ट करते हैं। वही सेम जैसे कि इम्प्लांट का भी हमने कॉन्सेप्ट देखा कि उसी तरीके से ये भी काम करता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, जब प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है फीमेल के, इसकी वजह से वही GnRH, LH और FSH का लेवल कम हो जाता है, और उसके इफेक्ट्स हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, ओवल्यूशन होगा नहीं, सर्वाइकल म्यूकस गाढ़ा हो जाएगा मतलब थिक हो जाएगा, यूट्रस जो है अनसूटेबल हो जाएगा इम्प्लांटेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हमने अभी देखी, तो वही सारी चीज़ें इसके साथ भी होगी, ठीक है। चलिए